हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, आप सभी को पेपर में रिपीट हुए हिंदी के प्रश्नों की वीडियो मिलने वाली है। तो इस वीडियो को मैं 20-20 क्वेश्चन करके कराने वाला हूँ। इसके 8 से 10 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे और इनमें जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सभी आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो सभी देखनी है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अक्षर, दूसरा ऑप्शन स्वर, तीसरा ऑप्शन है व्यंजन, चौथा ऑप्शन अनुस्वार। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एक से अधिक वर्णों का मेल, यानी कि जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजन कहलाता है। जब हमारा स्वर और व्यंजन का मेल होता है तब व्यंजन मिलता है, और एक से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं तो वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। बहुत सारे पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिए गए गा, दूसरा ऑप्शन है जा, तीसरा ऑप्शन है वा, चौथा ऑप्शन है शा। तो आपको पता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, र, ला और वा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे हमसे बताया भी गया है कि पूर्व पद गौण है, उत्तर पद प्रधान है। तो उत्तर पद प्रधान जिस समास में होता है वो है हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास सही उत्तर हो जाएगा। इसका पहला पद गौण होता है जबकि दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है। बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम्स से लेके बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हा, दूसरा ऑप्शन है ला, तीसरा ऑप्शन है मा और चौथा ऑप्शन है जा। तो इसमें विकल्प आपको ऐसे दिए गए हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हा। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं जिनकी संख्या होती है शा, शा और शा। 3 हमारे सा होते हैं और चौथा होता है हा। तो यहाँ पे हमारा हा दिया गया है जो कि ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जो शब्द दो वाक्यांशों या शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। पहला ऑप्शन क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन संबंध बोधक, तीसरा ऑप्शन विस्मयादि बोधक, चौथा ऑप्शन समुच्चय बोधक। तो दो शब्दांश या फिर दो शब्द कह लीजिए जो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वे हमारे कहलाते हैं समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंगुली का तद्भव रूप है। पहला ऑप्शन है अंगुल, दूसरा ऑप्शन अंगूरी, तीसरा ऑप्शन उंगली, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो अंगुली का जो तद्भव रूप होता है वो होता है उंगली, जिसे हम साधारण बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा तद्भव रूप है उंगली, और इसका तत्सम आपसे पूछे तो अंगुली। बात करते हैं अगले प्रश्न की। समास कहते हैं, हमें बताना है कि समास किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्दों के मेल को, दूसरा ऑप्शन है अक्षर के मेल को, तीसरा ऑप्शन स्वर तथा स्वर के मेल को, चौथा ऑप्शन है स्वर तथा व्यंजन के मेल को। तो समास कहते हैं शब्दों के मेल को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शब्दों के मेल से जो हमारा नया शब्द या फिर शब्दों के मेल से जो बनता है वही हमारा समास कहलाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्रिया विशेषण एक भेद है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अव्यय का, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विशेषण का, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निपात का और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है समापिका का। तो हमें
बताना है कि क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्यय के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण। आपके जब टॉपिक स्टार्ट होते हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी लिखा हुआ है संज्ञा से लेके अव्यय तक। तो अव्यय का मतलब उसमें सब आ जाते हैं, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो यहाँ हमारा क्रिया विशेषण जो एक भेद है वो अव्यय का भेद है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सुधांशु, दूसरा ऑप्शन है कुबेर, तीसरा ऑप्शन है एक दंत, चौथा ऑप्शन है सुधाकर। तो जो गणेश जी की आरती होती है उसमें भी आपको बताया गया है कि एक दंत दयावंत। तो यहाँ पे गणेश जी का जो पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन नंबर सी, एक दंत हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यह लोक का विपरीत आर्तक शब्द है। यानी कि विलोम शब्द पूछा है, हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उपकार, दूसरा ऑप्शन है पाताल, तीसरा ऑप्शन है आदि, चौथा ऑप्शन है परलोक। तो यह लोक का विपरीत आर्थक यानी कि विलोम शब्द होगा हमारा परलोक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परलोक। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है हमें, क्या होगा। पहला ऑप्शन है साधुओं की संगति छोड़ देना, दूसरा ऑप्शन है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तीसरा ऑप्शन भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, चौथा ऑप्शन है गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका हमारा सही अर्थ होगा लोकोक्ति का वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जो आपका जरूरी कार्य था वो छोड़कर आप अन्य कार्य में लग गए। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है राजीव, दूसरा ऑप्शन है कुवलय, तीसरा ऑप्शन है जलद और चौथा ऑप्शन है अंबुज। तो कमल का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा हमारा जलद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा गगन, आसमान या अंबर कह लीजिए उसका पर्यायवाची होता है। बादल का पर्यायवाची सीधे सीधे ध्यान रखिए जलद होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है निपात, तीसरा ऑप्शन विकारी शब्द और चौथा ऑप्शन है उपसर्ग। तो जो अव्यय होते हैं वो हमारे शब्द के बाद में लगते हैं और उसे बल प्रदान करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं निपात। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं आप पे कहूं कि तुम्हें यहीं रुकना है, तो जो यहीं शब्द है वो हमारा बल दे रहा है कि यहीं रुकना है, कहीं जाना नहीं है, यहीं रुकना है। तो उसे एक विशेष बल प्रदान कर रहा है रुकने को। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बाद में लगकर उसे विशेष बल प्रदान कर रहे हैं वो हमारे निपात होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है श, श और सा, फिर हा। दूसरा ऑप्शन है ता, था, द और धा। तीसरा ऑप्शन है टा, ठा, ड और ढा। चौथा ऑप्शन है चा, छ, जा और झा। तो हमें बताना है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन हमारे, मैं आपको पहले पीछे प्रश्न में बता चुका हूं, वे होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत दिए गए हैं शा, शा, श और हा। इन तीनों का जो उच्चारण होता है वो भी अलग अलग तरह से होता है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन शास्त्री,
दूसरा ऑप्शन व्याकरण, तीसरा ऑप्शन व्याकरणविद, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा व्याकरण को जानने वाला के लिए एक शब्द बताइए, या आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो किसी भी प्रकार से पूछे, व्याकरण को जानने वाला हमारा कहलाता है वैयाकरण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, व्याकरण। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। यहाँ पे हमसे पूछा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, चौथा ऑप्शन है अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय, कृदंत से आपको ध्यान रखना है किर से कृदंत, किर से क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारे क्रिया शब्द के साथ में जुड़ता है कृदंत प्रत्यय। तो आपको ध्यान रखना है का से कृदंत, का से क्रिया के साथ जुड़ेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया युद्ध स्थिर, दूसरा ऑप्शन युधिष्ठिर, तीसरा ऑप्शन युद्ध थिरक, चौथा ऑप्शन युद्ध स्थाई। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। युधिष्ठिर हमारा युद्ध में स्थिर रहने वाला कहलाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कमल के समान नयन में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो कर्म यहाँ पे है कमल के समान नयन, यानी कि जो नेत्र यानी कि जो आंखें हैं वो कमल की तरह हैं। तो विशेषता बताई जा रही है, और जहां पर भी विशेषता बताई जाती है विशेषण का प्रयोग होता है वहां हमारा होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन गौर से देखना, दूसरा ऑप्शन मन में खटकना, तीसरा ऑप्शन सहन ना कर पाना, चौथा ऑप्शन वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो आंख में गड़ना यानी कि मन में खटकना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका हमारा अर्थ होगा मन में खटकना। फिर हम बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की आज की वीडियो के, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रोपण हमारा उन्मूलन का विलोम होता है, या आपसे दे के पूछ लेगा कि रोपण का विलोम बताइए, तो रोपण का विलोम उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम रोपण। तो आशा करते हैं आप सभी को आज की वीडियो में कराए गए 20 प्रश्न पसंद आए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आई होगी वीडियो। ऐसी वीडियोस को अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आज से आपकी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपको रेगुलर चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। और ये 200 प्रश्न आपको जो कराए जाएंगे वो सभी आपके पेपर में आए हुए प्रश्न होंगे जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन 200 प्रश्न को कर लेते हैं तो आप किसी भी पेपर को देने जाएंगे जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से उन प्रश्नों को कर पाएंगे। और हिंदी के प्रश्न आपके कई बार पेपर में सेम टू सेम रिपीट होते हैं। और आप सभी के लिए एक न्यूज़ और है कि आपका जो यूपी टेट का पेपर आने वाला है उसके भी नोट्स पर काम चल रहा है। तो बहुत ही जल्द यूपी टेट की थ्योरी क्लासेस आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाएंगी। पिछली बार जब एग्ज़ाम आया था तब उसकी क्लासेस स्टार्ट करी थी, लेकिन एग्ज़ाम फिर हुआ ही नहीं था तो क्लासेस बंद कर दी गई थी। 2021 से आपका एग्ज़ाम देखने को मिला ही नहीं है। तो अब
आशा करते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम भी होगा तो उसकी क्लासेस आप सभी को बहुत ही जल्द चैनल पर मिल जाएंगी। ऐसी वीडियोस को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।